हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मस्ती विद पढ़ाई। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी मैटर इन आवर सराउंडिंग को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के 2 वीडियो होंगे। पहला पार्ट ये है और दूसरे पार्ट आपको कल तक में मिल जाएगा। तो विदाउट डिलेइंग लेट्स बिगिन इट। इस चैप्टर को या केमिस्ट्री या साइंस या बायो के किसी भी चैप्टर को हम लोगों को की फीचर्स से जानना चाहिए, क्योंकि साइंस कभी भी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता। इससे आपको कॉन्सेप्ट समझने पर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसीलिए हम लोग इसे कॉन्सेप्ट पर समझेंगे। इसका समरी है कि मैटर होता क्या है। तो मैटर एक वैसा पदार्थ है जिसके पास मास वॉल्यूम दोनों हो। पहले जब इंडियन फिलोसफर्स थे जो जानकार थे उस समय में, उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया था 5 बेसिक एलिमेंट्स में, जो कि उन्होंने नाम रखा था पंचतत्व, विच मीन्स एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एंड प्रेजेंट साइंटिस्ट ऑल्सो, मैटर सब जगह है। हर एक चीज़ जो आप अपने जीवन में देखते हो, सुनते नहीं, मतलब जो भी चीज़ आप महसूस कर सकते हो, जो कि आप टच कर सकते हो, वो सारा मैटर है। पर यू नीड टू रिमेंबर दैट कि फीलिंग्स जैसे लव हेट ये सब मैटर नहीं है। चेयर, टेबल, कूलर, फैन, human body, it's all made up of matter. So in simple words you can define that matter have both mass and volume. Now it comes to characteristics of particles of matter. So the first characteristic is particles of matter have space between them. जो particles होते हैं मैटर के, उनके बीच में ये पाया गया है कि स्पेस होता है। किसी में ज़्यादा तो किसी में कम, लेकिन स्पेस सब में होता है। सबसे ज़्यादा कम स्पेस सॉलिड में होता है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को एकदम जकड़ कर रखते हैं। और फिर उसके बाद लिक्विड में होता है, पर लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है पर गैस से कम। और जहाँ की देखा जाता है कि गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस है, इसीलिए गैस हम लोग के सराउंडिंग में सब जगह प्रेजेंट भी है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स भी हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है, बट वी कांट सी। सो मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये इससे प्रूव होता है। सर आपको ये याद रखना है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं याद हो रहा है तो आप बचपन में पढ़े होंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आपको वैसा एरो बना करके दिखा देना है कि सबसे ज़्यादा कम सॉलिड में होता है स्पेस, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसियस में। सो दिस पिक्चर कैन हेल्प यू बिट। सो द ऑरेंज वन रिप्रेजेंट द सॉलिड, आप देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा ही जकड़ कर है एक दूसरे को। एंड द पर्पल वन, द मिडिल वन रिप्रेजेंट द लिक्विड, उसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है पर स्पेस होता है। एंड द थर्ड वन रिप्रेजेंट गैसेस, यू कैन सी दैट दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी टेंशन और एनीथिंग, मतलब वो एकदम छुट्टे सांड जैसे घूमते रहते हैं। सो अब आता है कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। तो आपने देखा ही था कि स्पेस होता है, तो स्पेस होता है किसी भी चीज़ में तो वो घूमेगा। तो जैसे आप, क्योंकि वो मैटर है, वो नॉन लिविंग है या वो लिविंग है, इससे इफेक्ट नहीं होता, पर वो घूमेगा। जैसे आप अगर चेयर को यहाँ से वहाँ उठा करके रखोगे तो वो हिलेगा। भले आपको उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, पर वो हिलेगा ज़रूर अगर आप उसमें फोर्स लगा रहे हो। तो ये देखा जाता है कि मैटर का जो प्रॉपर्टी है कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर में इजाफा होता है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे ही मूवमेंट पार्टिकल्स का ज़्यादा फास्ट होने लगता है। किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा गर्म करोगे, अगर आप बॉईल करने के लिए पानी ही चढ़ाते हो गैस स्टोव पर, तो आप देखोगे कि पहले पानी स्थिर है, उसके बाद 15-20 सेकेंड बाद वो थोड़ा थोड़ा बुलबुला उठने लगता है, उसके बाद फिर वो उसमें फिर आप भाप बनते हुए उड़ते हुए देखते हो। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स का, वो जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं। और जो इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर में, वो काइनेटिक एनर्जी बना देता है पार्टिकल्स के बीच में, इंक्रीज़ कर देता है। वो होता है पर वो टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ कर देता है। काइनेटिक एनर्जी यू मस्ट बी नोइंग, यू आर रीडिंग इट सिंस क्लास 6, सो आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग। जो इंटरमिक्सिंग होता है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर का, उन दोनों के बीच में ही, उसको डिफ्यूज़न कहते हैं। अगर आप पानी में चीनी घोल दो या नमक घोल दो तो वो ईज़िली घुल जाएंगे, और इसी को बोला जाता है डिफ्यूज़न।
जब हीट किया जाता है किसी भी सब्सटेंस को तो देखा जाता है कि जो डिफ्यूज़न का रेट होता है वो बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न का रेट होता है गैसियस में, फिर लिक्विड में, एंड देन इट कम्स टू सॉलिड। सो नाउ इट टाइम फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3। तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर आप एक पानी की बूंद ही ले लीजिए, अगर आप उसको मतलब एक ज़मीन पर आप थोड़ा सा एक बूंद पानी या फिर 2 बूंद पानी गिरा दीजिए और उसके बगल में 1-2 बूंद का पानी गिरा दीजिए, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो खुद को अट्रैक्ट करके मिल जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि मैटर जो होते हैं वो हमेशा खुद में अट्रैक्ट करते हैं। आप मैग्नेट या नेल को ले लो, मैग्नेट नेल को आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं, पर ये भी एक फीचर्स है कि मैटर जो होता है वो खुद को अट्रैक्ट करवाता है दूसरे से। ये देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। आप देख सकते होंगे कि ये वाटर में कितना छोटा छोटा पार्टिकल्स है, इवन दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, पर वो बूंद बन जाता है। अगर बहुत सारा बूंद आपको एक साथ दिखे तो आपको लगेगा कि वो समुद्र है। आप कभी भी ये नहीं समझ पाओगे कि आज हम कितने बूंद पानी पिए। आप ज़रूर बोलोगे कि हम बॉटल में पानी पिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा छोटे हैं और इतने ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं खुद को कि पता नहीं चल पाता कि कितना है वो। अब आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो फर्स्ट स्टेट होता है वो होता है सॉलिड। सॉलिड होता है जिसमें टेंडेंसी होता है कि वो मेंटेन कर पाए अपना शेप आउटसाइड से। हो सकता है कि अगर आप उसमें ज़्यादा फोर्स लगाओ तो वो टूट जाए, पर उसमें ये भी एबिलिटी है कि वो अपना शेप को रिटेन कर ले या फिर वो अपना शेप को जल्दी नहीं छोड़े। आप एक रबर बैंड ही ले लो, अगर आप उसको ज़ोर से खींचते हो तो वो थोड़ा दूर जाता है पर फिर वो पास आ जाता है और अपना शेप को रीगेन कर लेता है। पर आप अगर उसमें ज़्यादा फोर्स लगाओ तो वो टूट सकता है, लेकिन उसमें ये भी एबिलिटी है कि वो रिटेन कर ले अपना। तो यही मतलब होता है कि सॉलिड के पास एक टेंडेंसी है, एक उसका फीचर है कि वो अपना शेप को मेंटेन रख सकता है और उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप एक वुडन ब्लॉक ले लो, अगर उसको आप अगर तोड़ने का कोशिश करो तो वो नहीं टूटेगा क्योंकि उसका शेप रिजिड है। पर आप अगर उसमें मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो हो सकता है कि वो टूट जाए। सो इसका यही मतलब होता है कि टेंडेंसी है उसके पास, ये उसकी क्षमता है कि वो अपने शेप को रिजिड रख सके। सो नाउ इट कम्स टू लिक्विड। लिक्विड होता है सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर। सो लिक्विड के पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है, पर उसके पास फिक्स वॉल्यूम है। आप एक गिलास पानी को आप अगर पानी को उस ग्लास में ही रखो तो वो उतना ही रहेगा जितना अगर आप उसको एक लोटा में रख दो वो उतना ही रहेगा। तो जो उसका वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहता है। भले उसका शेप अगर आप किसी बॉटल में डाल रहे हो तो वो बॉटल का शेप ले लेगा, किसी अगर आप कंटेनर में डालते हो तो कंटेनर का शेप ले लेगा, वो अलग बात है। लिक्विड जब फ्लो करता है और जब चेंज करता है अपना शेप तो वो रिजिड नहीं होता है, वो ठोस नहीं होता है, इसीलिए उसको फ्लूइड भी कहा जा सकता है। जो गैसेस है एटमॉस्फेयर के वो डिफ्यूज़ और डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब वो मिल जाते हैं पानी से, और जिसके कारण से ही एक्वाटिक एनिमल्स जो है, जो पानी में रहने वाले समुद्री जानवर हैं, वो लोग ऑक्सीजन को ले सकते हैं। क्योंकि अगर ऑक्सीजन उसके पास पहुंचेगा ही नहीं तो वो ज़िंदा कैसे रहेंगे। किसी को भी ऑक्सीजन चाहिए लिविंग है तो उसको जीने के लिए। तो लिक्विड का यही सारा फीचर्स है कि वो फिक्स्ड शेप नहीं है उसका, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, वो रिजिड नहीं है, जिसकी वजह से वो फ्लूइड कहला सकता है। एटमॉस्फेरिक में जो गैसेस होते हैं उसके पास एबिलिटी होता है कि वो लिक्विड से डिज़ोल्व हो पाए, जबकि आपने सॉलिड में देखा था कि उसके पास फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। बट लिक्विड में फिक्स्ड शेप है पर फिक्स्ड शेप नहीं है पर फिक्स्ड वॉल्यूम है। जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न मतलब एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट में मिल जाना, मतलब एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल में मिल जाना, उसको डिफ्यूज़न कहते हैं। वो हाई हो जाता है लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। मतलब जो रेट से अगर मान लीजिए कि अगर 5 गुना अगर वो डिफ्यूज़ कर पा रहा है खुद को सॉलिड में, तो वो 10 गुना डिफ्यूज़ कर पाएगा खुद को लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड के पास वो एबिलिटी है कि वो डिफ्यूज़न को हाई कर दे। अब आता है थर्ड स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ गैस। तो गैसेस को देखा जाता है कि वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, क्योंकि उनका हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है और एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस ईजिली एक कंटेनर में या एक सिलेंडर में
ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा अपने स्कूल में या अपने कॉलेज या कहीं ऑफिस में कि आपके वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें गैसेस भरा जाता है, उसमें छोटा सा उस सिलेंडर में बहुत ज़्यादा गैस होता है जो पूरे स्कूल का लगभग आधा आग को वो गैस समेट ले। तो इससे ये पता चलता है कि गैस जो होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। अब तीनों स्टेट यही थे। सॉलिड में आपने देखा कि उसके पास टेंडेंसी है अपने शेप को मेंटेन रखने के लिए और वो रिजिड होता है। लिक्विड के पास शेप नहीं होता पर वो फिक्स्ड वॉल्यूम में होता है। वो लिक्विड में अपने आप को गैसेस को अलाउ करता है अपने आप में मिक्स हो जाने में, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ कर पाते हैं। डिफ्यूज़न का जो रेट होता है वो लिक्विड में हायर होता है सॉलिड से। फिर आया गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होता है, आप लोगों ने ये जाना। अब आता है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है एग्ज़ाम में भी कि क्या मैटर अपना शेप को अपना जो उसका स्टेट है वो चेंज कर सकता है, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है क्या, लिक्विड में गैसेस में जा सकता है या गैस से सॉलिड, वो किसी में भी अपने आप को चेंज कर सकता है क्या। सो नाउ वी विल सी दिस टॉपिक। तो ये देखा जाता है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसके अंदर जो सॉलिड में एनर्जी होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है। और जब इंक्रीज़ होता है काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं ग्रेट स्पीड के साथ। तो एक टाइम आता है कि जब एनर्जी जो होता है वो हीट को ओवरकम कर लेता है। और होता क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बढ़ने लगता है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने पोजीशन को छोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे मूव करने लगते हैं। और इसके बाद एक स्टेज आता है जब सॉलिड जो होता है वो मेल्ट करना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है और शुरू हो जाता है खुद को लिक्विड में चेंज करने के लिए। तो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में विदाउट एनी दबाव, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट आइस का 273.15 केल्विन होता है। केल्विन को हम लोग के से डिनोट करते हैं। और जो प्रोसेस होता है सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए उसको फ्यूजन कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सॉलिड को लिक्विड में प्रोसेस का नाम डिफ्यूज़न है और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें सॉलिड लिक्विड से चेंज होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसको एक बार फिर से हम लोग समरी ले लेते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने लगता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने लगता है तो पार्टिकल्स वाइब्रेट होने लगते हैं जल्दी जल्दी। और एक ऐसा समय आ जाता है कि जब वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने जो पोजीशन है उसको छोड़ने लगते हैं और वो धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देते हैं। और यही एक स्टेज होता है जिसमें सॉलिड जो होता है खुद को लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। और जिस एवरेज टेम्परेचर पर वो खुद को कन्वर्ट करता है सॉलिड लिक्विड में, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं और उस प्रोसेस को फ्यूज़न कहते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होता है कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर ले एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको मेल्टिंग पॉइंट पे उसके ला करके उसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहता है। लैटेंट मतलब हिडन होता है, छुपा हुआ। तो इसका आप लोग ये समझिए कि जब एक मतलब मान लीजिए कि कुछ भी है उसमें अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा रहे हो कि आप उसको 1 kg जो सॉलिड है उसको लिक्विड में चेंज कर लो, मतलब एक अगर आइस क्यूब ही है, अगर आप उसको लिक्विड में चेंज करना चाहो, एक कंटेनर में आप बहुत सारा आइस क्यूब लगा दो, उसके नीचे एक आग जैसा कुछ बर्नर चालू कर दो, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो वो आइस होगा वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, वो पिघल जाएगा एक सर्टेन टाइम पर उसके बाद भी तो वो बर्नर चालू ही है। तो उसके बाद जो वो हीट प्रोवाइड कर रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो उसी कंटेनर में है, उसी जार में है जिसमें भी आपने आइस क्यूब रखा था वो उसी में है। तो उसको कहते हैं, जो एनर्जी वो गेन कर लेगा पिघलने के बाद भी पर वो उसी में रहेगा, उसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर में जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करते हैं या एनर्जी होता है उनमें एज़ कंपैरिजन टू आइस एट द सेम टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखिए, मान लीजिए कि एक
आप मान लीजिए कि एक कंटेनर में सिर्फ पानी रखो और एक दूसरे कंटेनर में आइस डाल दो, ठीक है। अब दोनों के नीचे बर्नर डाल दो, तो आइस जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो आइस एनर्जी लेगा कि वो खुद को वाटर में कन्वर्ट करे, तो आइस एनर्जी लेगा, फिर वो पिघलेगा, उसके बाद वाटर हीट होगा, उसमें ज़्यादा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। फिर अब यहाँ पे केस ए जो था, जो कि सिर्फ वाटर था, उसमें तो वाटर है, उसमें ना ही कोई आइस क्यूब है, तो वो सारा का सारा जो बर्नर जल रहा है वो सारा एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो गेन कर रहा है खुद से वाटर। तो इसीलिए कहा जाता है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू आइस। तो आप लोग यहीं पर देख सकते हो कि जो एक ये और प्रॉपर्टी हो गया कि जो टेम्परेचर होगा, जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, वो सॉलिड में एज़ कंपैरिजन टू लिक्विड कम होगा। अब बात हुआ यहाँ तक सॉलिड का, अब बात कर लेते हैं लिक्विड का। तो जो टेम्परेचर होता है जिसमें एक लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आप लोग घर में भी यूज़ करते होंगे कि मम्मा पानी बॉईल कर दो या कुछ कर दो, तो उसको सिंपली बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन है। पार्टिकल्स जो बल्क फिनोमिनन में होते हैं वो गेन कर लेते हैं इनफ एनर्जी जो वो वेपर स्टेट में चेंज हो पाए। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपने केस ए में जो अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेता है, तो वही वाला बात हो गया कि जो वेपर होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी गेन कर ले, मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो खुद को वेपर स्टेट में चेंज कर पाए, क्योंकि ये बल्क फिनोमिनल है। तो जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर जब वो चेंज कर पाए अपने आप को वेपर स्टेट में, उस समय उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, विच मीन्स 373 केल्विन। गैसेस, तो जो गैसेस के बारे में इसमें कुछ ज़्यादा आपको जानने का ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पर बस इतना जान लीजिए कि सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करने के लिए विदाउट चेंजिंग इट इनटू लिक्विड इज़ नोन एज द टर्म सब्लिमेशन। और जो चेंज होता है सॉलिड में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, उसको डिपोजिशन कहते हैं। ये सॉलिड का पॉइंट है, ये भी आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन था तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ही डाल दिया। अब ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का कि अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो इसका ये मतलब है कि जब प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो गैसेस जो होंगे वो धीरे धीरे लिक्विफाई होने लगेंगे खुद में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कन्वर्ट कर लेता है खुद को गैसियस स्टेट में जब टेम्परेचर घटता है, और एक वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे करता है, ना ही उसको कुछ ऐसा चाहिए होता है, ना ही वो कुछ ऐसा करता है। और इसका यही रीज़न होता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ड्राई आइस भी कहा जाता है। उसको लैब में, लेबोरेटरी में बड़े बड़े साइंटिस्ट स्टोर करके रखते हैं, और उसको हल्का सा भी अगर एक नॉर्मल छोटा सा भी उसमें खुल जाएगा तो वो तुरंत खुद को नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर लेगा। इसीलिए जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पर एक नोट करने वाला पॉइंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो मेनली डिटरमाइन करते हैं कि जो सब्सटेंस होगा वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैसियस में होगा। सो इस चैप्टर में हम लोग अप टू द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवोपरेशन वाला पार्ट और उसके बाद वाले पार्ट को कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for future updates. Thank you.